जब पिछले साल आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगाया था, उस दिन मैंने सोचा बस अब पेटीएम की कहानी यही खत्म। पहले ही पेटीएम मॉल बंद हो चुका था, आईपीओ का हाल इतना बुरा था कि लोगों का पैसा डूब गया और स्टॉक प्राइस अपने पीक से 82% नीचे जा चुका था। हर तरफ एक ही बात हो रही थी, पेटीएम अब नहीं बचेगा। कंपनी के लॉसेस बढ़ते जा रहे थे और इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट चुका था। सच बताऊं, मैंने भी उसी वक्त पेटीएम अपने फोन से अनइंस्टॉल कर दिया था। दिल में यही ख्याल था कि शायद ये कंपनी अब कभी वापस नहीं उठ पाएगी। लेकिन कुछ दिन पहले जो हुआ उसने मुझे झकझोर दिया। मैं बस ऐसे ही स्टॉक मार्केट देख रहा था और अचानक मेरी नजर पड़ी वही पेटीएम का स्टॉक जो एक वक्त तहखाने में गिर गया था, आज 1212 तक पहुंच चुका था। मतलब सिर्फ 15 महीनों में 300% का उछाल। मैंने तुरंत उनकी लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट खोली और वहां लिखा था पेटीएम रिपोर्ट्स फर्स्ट एवर प्रॉफिट 122 करोड़ रुपए। उस पल मैं सन्न रह गया। जिस कंपनी को सबने खत्म समझ लिया था वो अब मुनाफा कमा रही थी। तभी मेरे मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। आखिर क्या हुआ था जो पेटीएम इतनी बुरी तरह डूब गई थी और फिर क्या बदला जिसने इसे दोबारा खड़ा कर दिया? क्या ये बस एक टेम्पररी कॉमबैक है या कोई लॉन्ग टर्म गेम चेंजर? चलो इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। साल था 2000। भारत में इंटरनेट अभी बस पैर पसार ही रहा था। उसी वक्त एक छोटे से कमरे में बैठे विजय शेखर शर्मा अपने सपनों से भरे हुए एक कंपनी शुरू करते हैं, अंशु 90 कम्युनिकेशंस। वो मोबाइल रिंगटोन, क्रिकेट स्कोर और न्यूज सर्विस जैसी चीजें देते थे। लेकिन उनके दिल में एक और सपना पल रहा था। वो सपना कि जैसे चीन में जैक मा ने मोबाइल पेमेंट से दुनिया बदल दी, वैसे ही भारत में भी कुछ बड़ा किया जा सकता है। इसी सोच के साथ 2010 में जन्म हुआ पेटीएम का। शुरुआत छोटी थी लेकिन असर गहरा था। अब लोग लाइन में लगकर बिल भरने की जगह अपने मोबाइल से कुछ टैप्स में पेमेंट करने लगे। 2014 में पेटीएम ने लॉन्च किया अपना वॉलेट और यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। अब लोग सीधे अपने बैंक अकाउंट से पेटीएम वॉलेट में पैसे लेकिन बड़ा सपना पूरा करने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट काफी नहीं था, जरूरत थी कैपिटल की। और फिर 2015 में पेटीएम को मिला वो मोमेंट जो इसे नई उड़ान देने वाला था। जैक मा की अलीबाबा और एंट फाइनेंशियल ने पेटीएम में $660 मिलियन का निवेश किया। वो जैक मा जिनसे विजय शेखर शर्मा खुद इंस्पायर हुए थे, अब उनकी ही कंपनी में निवेश कर रहे थे। इसके बाद हजारों पेटीएम कर्मचारी देश के कोने कोने में गए, छोटे दुकानदारों को समझाया कैसे ये छोटा सा क्यूआर कोड उनकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन उस वक्त का भारत अलग था। लोग सिर्फ कैश पर भरोसा करते थे। कई व्यापारी तो बैंक में पैसा रखने से भी डरते थे। फिर भी पेटीएम डटा रहा, एक एक व्यापारी को जोड़ते हुए, एक एक यूजर को विश्वास दिलाते हुए। लेकिन उस समय यूजर्स को कैसे भी कन्विंस करना जरूरी था कि ऐप में पैसे डालना सेफ है और दुकानदारों को समझाना कि डिजिटल पेमेंट ही फ्यूचर है एक एड़ी खीर बन चुका था। लोगों को लगता था अरे भाई फोन से पैसे देना ये भी कोई बात हुई। लेकिन यहीं पर पेटीएम ने खेला अपना सबसे बड़ा दांव, कैशबैक। पेटीएम ने कहा अगर आप पेटीएम से रिचार्ज या बिल पेमेंट करोगे तो कुछ रुपए वापस मिलेंगे कैशबैक के रूप में। और साथ ही दुकानदारों को फ्री में दिया गया क्यूआर कोड और मशीनें। अब क्योंकि हम इंडियंस की एक खासियत है फ्री की चीज कभी मिस मत करो। बस फिर क्या था, पेटीएम की ये स्ट्रैटेजी सीधे बिल में उतर गई। लोगों ने ऐप खोलना शुरू किया, ट्रांजैक्शन बढ़ने लगे और पेटीएम ने वो पकड़ बना ली जो किसी ने सोची भी नहीं थी। पेटीएम की गाड़ी अब रफ्तार पकड़ ही रही थी कि तभी आया वो दिन जिसने भारत के इतिहास और पेटीएम की किस्मत दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। 8 नवंबर 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया आज से 500 और 1000 के नोट वैलिड नहीं रहेंगे। देश भर में अफरा तफरी मच गई। एटीएम के बाहर लंबी लाइनें, दुकानों पर सन्नाटा, लोगों के पास कैश खत्म, सिस्टम जाम। लेकिन इसी हंगामे के बीच विजय शेखर शर्मा ने वो लोग जिनके पास अब नकद नहीं था, वो पहली बार डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया में कदम रख रहे थे। और पेटीएम उस वक्त अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म था जो तैयार था। कुछ ही हफ्तों में पेटीएम की ग्रोथ आसमान छूने लगी। नोटबंदी के सिर्फ 3 महीनों में पेटीएम के वॉलेट यूजर्स 125 मिलियन से बढ़कर 185 मिलियन हो गए और 2019 तक 450 मिलियन। पूरे देश में एक ही नाम गूंजने लगा, पेटीएम करो। विजय शेखर शर्मा अब सिर्फ एक उद्यमी नहीं रहे, वो एक प्रेरणा बन गए। फोर्ब्स की लिस्ट में जगह बनाई और भारत के सबसे युवा अरबपतियों, यंगेस्ट बिलियनियर्स में शामिल हुए। 2020 तक पेटीएम इंडिया के टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स में से एक बन चुका था। हर दुकान, हर मोबाइल स्क्रीन, हर पेमेंट पर बस एक ही नाम, पेटीएम। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया होता है। पेटीएम की इस चमकदार सफलता के पीछे भी एक अंधेरा धीरे धीरे पनप रहा था
जिसे उस वक्त कोई देख नहीं पाया, और उसी अंधेरे की शुरुआत 2016 में ही हो चुकी थी। वो अंधेरा था यूपीआई। हाँ, वही यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। शुरुआत में किसी ने यूपीआई को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि तब तक पेटीएम का चार्म था। क्यूआर कोड हर दुकान पर था, लोग कैशबैक के दीवाने हो चुके थे। किसी ने सोचा ही नहीं कि एक दिन यही सिस्टम पेटीएम के पूरे बिजनेस मॉडल को चुनौती दे देगा। पेटीएम का मॉडल सीधा था, पहले यूजर अपने वॉलेट में पैसे डालता, फिर उसी से पेमेंट करता। लेकिन यही मॉडल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया, क्योंकि इसमें दो बड़ी दिक्कतें थी। पहली, हर बार वॉलेट रीलोड करना पड़ता था। दूसरी, वॉलेट में पड़े पैसे बैंक अकाउंट की तरह एक्सेसिबल नहीं थे। अगर किसी को बड़ी पेमेंट करनी होती या पैसे ट्रांसफर करने होते तो पहले वॉलेट से बैंक में भेजो, उस पर चार्जेस भी लगते थे, टाइम भी लगता था। और फिर आया यूपीआई, एक ऐसा झटका जिसने सब कुछ बदल दिया। अब ना वॉलेट की झंझट, ना चार्जेस, बस मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी डालो और सीधा बैंक टू बैंक ट्रांसफर। इतना आसान, इतना तेज कि धीरे धीरे पेटीएम का पुराना मॉडल बेमानी लगने लगा। वो वक्त था जब पेटीएम को अपनी कमजोरी पहचाननी चाहिए थी, लेकिन शायद सफलता के शोर में वो आवाज दब गई, और यहीं से पेटीएम की गिरावट की शुरुआत हुई। शुरुआती दिनों में पेटीएम को लगा लोग इतनी आसानी से किसी नए सिस्टम पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। 2017 आते आते यूपीआई का तूफान आया। फोन पे और गूगल पे ने मार्केट में ऐसी एंट्री मारी कि पेटीएम का लॉयल यूजर बेस धीरे धीरे फिसलने लगा। फोन पे के पीछे था वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट, गूगल पे के पीछे था खुद गूगल, और पेटीएम अपने ही भरोसे पर टिका रह गया। उसी दौरान 2018 में आरबीआई का नया केवाईसी रूल आया। अब हर यूजर को डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी था। लोगों को झंझट लगी और लाखों यूजर्स ने ऐप छोड़ दिया। फिर आया पेटीएम मॉल, एक नया सपना, अमेज़न और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने का। शुरुआत शानदार थी, पर डिलीवरी, कस्टमर ट्रस्ट और फेक ऑर्डर्स ने पूरे मॉडल को ढा दिया। 10 करोड़ का फ्रॉड, कैशबैक स्कैम, और 2019 तक पेटीएम मॉल की वैल्यूएशन धराशायी। फिर आया 2021 का आईपीओ, देश का सबसे बड़ा और शायद सबसे खराब, और फिर वो झटका जिसने सब हिला दिया। आरबीआई ने 2024 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगा दिया, क्योंकि अकाउंट्स में गड़बड़ियां थी, मनी लॉन्ड्रिंग के डर थे, और ऊपर से अलीबाबा और एंट फाइनेंशियल का चाइनीज कनेक्शन। पेटीएम का शेयर आधे से भी ज्यादा गिर गया। हर कोई यही कह रहा था पेटीएम अब खत्म है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि पेटीएम ने कमबैक करने की ठान ली थी। आरबीआई के बैन के बाद कंपनी ने तुरंत एनपीसीआई से थर्ड पार्टी यूपीआई लाइसेंस लिया, एक्सिस और येस बैंक के साथ पार्टनरशिप की, ताकि क्यूआर कोड्स और पेमेंट्स चलते रहे। फिर शुरू हुई कॉस्ट कटिंग और रीस्ट्रक्चरिंग, एआई से फ्रॉड डिटेक्शन, चैटबॉट से सपोर्ट, और नॉन कोर बिजनेस को बेचकर पेटीएम ने खुद को हल्का और फोकस्ड बनाया। 2025 आते आते पेटीएम फिर खड़ा हो गया। 13 मिलियन से ज्यादा साउंड बॉक्स, स्मार्ट सब्सक्रिप्शन मॉडल और बैंक टाई अप से तेजी से बढ़ता लोन बिजनेस। अलीबाबा और एंट फाइनेंशियल ने एग्जिट लिया, कंपनी पूरी तरह इंडियन बन गई। आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस वापस दिया। वो स्टॉक जो 310 पर गिर गया था, आज 1250 के आसपास है। 300% से ज्यादा का उछाल। पर कहानी यही खत्म नहीं, क्योंकि अब मैदान पहले से ज्यादा कठिन है। फोन पे और गूगल पे फिर से तैयार है, और असली टेस्ट अब शुरू हुआ है। क्या पेटीएम अपना ये प्रॉफिट कायम रख पाएगा, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? अगर आपको भी लगता है कि पेटीएम का ये कमबैक सिर्फ शुरुआत है, तो कमेंट में लिखिए #पेटीएम कमबैक। और अगर आप ऐसी ही रियल बिजनेस स्टोरीज दिल से सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद उसी कंपनी की हो जो आज गिर रही है, लेकिन कल फिर से उड़ान भर सकती है।